वो मांगी रकम देने के बहाने पिता के दोस्त ने मेरे सामने एक ऐसी घिनौनी शर्त रख दी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोते हुए कहा, अंकल मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो वह हंसकर बोले, बेटी हो तभी तो हक जता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी उन सभी माता पिता और बेटियों के लिए एक सबक है जो रिश्तों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। यह कहानी है विश्वास, छल और एक बेटी के साहस की। मेरा नाम मीरा है, मेरी उम्र 23 साल है। हम एक मध्यम वर्ग परिवार के ताल्लुक रखते हैं। मेरे परिवार में मेरे पापा, माँ और एक छोटा भाई है। मेरे पापा, जिनका नाम रघुवीर है, शहर के एक पुराने सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और बहुत ही उसूलों वाले और सख्त इंसान थे। हमारे घर में संस्कार और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा जाता था। पापा अक्सर कहते थे, मीरा इज्जत कांच के बर्तन की तरह होती है, एक बार दरार आ गई तो फिर कभी नहीं जुड़ती। मैं अपने पापा की बहुत इज्जत करती थी लेकिन उनसे डरती भी बहुत थी। उनकी सख्त मिजाज के कारण मैं अपनी मन की बातें उनसे कभी नहीं कह पाती थी। मेरी सगाई हो चुकी थी। लड़के का नाम सुमित था जो एक बहुत ही सुलझा हुआ और नेक दिल इंसान था। हमारे शादी में सिर्फ 2 महीने बाकी थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। अचानक एक दिन पापा को दिल का दौरा पड़ा। हम सब घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा जिसमें 5 लाख रुपए की जरूरत थी। हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 5 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। मेरी माँ के पास जो थोड़े बहुत गहने थे वो हमने गिरवी रख दिए, लेकिन फिर भी रकम पूरी नहीं हो पा रही थी। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया था। तभी हमारे घर पर जगमोहन अंकल आए। जगमोहन अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे और शहर के बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। वो अक्सर हमारे घर आते जाते रहते और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। मैं उन्हें बड़े पापा कहकर बुलाती थी। जब उन्हें पापा की बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में सारे पैसे जमा करवा दिए। पापा का ऑपरेशन सफल रहा। जब पापा होश में आए और उन्हें पता चला कि जगमोहन अंकल ने सारी मदद की है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पापा ने हाथ जोड़कर कहा, जगमोहन तुमने आज मुझे खरीद लिया, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जगमोहन अंकल ने पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे रघुवीर, दोस्ती में कैसा एहसान। मीरा मेरी भी तो बेटी है, उसकी शादी की तैयारी करो, पैसे की चिंता मत करो। उस दिन जगमोहन अंकल हमारे लिए भगवान बनकर आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि उस देवता के चेहरे के पीछे एक शैतान छिपा बैठा है। पापा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे घर आ गए। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने को कहा था। जगमोहन अंकल अब रोज हमारे घर आने लगे। वे कभी फल लाते, कभी दवाइयाँ। मेरी माँ और मैं उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बेटियों का सुरक्षा सबसे जरूरी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जागरूक करने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। एक दोपहर की बात है, माँ बाजार गई हुई थी और भाई स्कूल में था। पापा अपने कमरे में सो रहे थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने जगमोहन अंकल खड़े थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अंकल, आइए ना। माँ तो बाजार गई है लेकिन आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। जगमोहन अंकल अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। उनकी नज़रें आज मुझे कुछ अजीब लग रही थी। वे मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं चाय लेकर आई और उनके सामने मेज पर रख दी। मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और सीहर उठी। मैंने घबराकर अपना हाथ छुड़ाया और पूछा, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे कुछ काम है। जगमोहन अंकल ने एक बहुत ही गंदी मुस्कान के साथ कहा, मीरा बेटा, इतना भी क्या काम, जरा हमारे पास तो बैठो। तुम्हारे पापा के इलाज में मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसका कुछ तो सिला मिलना चाहिए ना। उनके मुंह से ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को मैं बड़े पापा कहती थी आज वो इतनी नीच बात कर रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, अंकल पापा आपके पैसे चुका देंगे, वो अपनी पेंशन से धीरे धीरे सब लौटा देंगे, प्लीज़ आप ऐसी बात मत कीजिए। जब मोहन अंकल अपनी जगह से खड़े हुए और मेरे करीब आने लगे, मैं पीछे हटती गई। मेरी पीठ दीवार से जा लगी। उन्होंने मेरे हाथ, दोनों हाथों तरफ हाथ रखकर मुझे घेर लिया और बोले, पैसे तो रघुवीर चुका देगा लेकिन उस ब्याज का क्या जो मैं चाहता हूँ। देखो मीरा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। सुमित के पास जाने से पहले मुझे खुश कर दो। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हारे पापा का सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुम्हारी शादी में भी लाखों खर्च करूंगा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने रोते हुए कहा, अंकल आपको शर्म नहीं आती, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मेरे पापा के दोस्त हैं। तभी उन्होंने मेरा चेहरे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया और जी, दूर रहिए मुझसे, मैं अभी पापा को सब बता दूंगी। जगमोहन अंकल जोर से हंसे और बोले, जाओ बता दो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पापा भी हार्ट अटैक से उभरे हैं। उन्हें पता चला कि उनका जिगरी यार उनकी बेटी पर बुरी नजर रखता है तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा अटैक उन्हें वहीं खत्म कर देगा और अगर वो मर गए तो उसका कारण तुम होगी मीरा। यह सुनकर मैं पत्थर की तरह जम गई। उन्होंने मेरी सबसे कमजोर नस दबा दी थी। मैं जानती थी कि पापा इस सब बात तो सह नहीं पाएंगे। मेरी खामोशी देखकर जगमोहन अंकल समझ गए कि उनका तीर निशाने पर लगा है। वो बोले, समझदार हो, कल शाम को मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। अगर नहीं आई तो मैं अभी जाकर तुम्हारे पापा से अपने पैसे मांगूंगा और उन्हें इतना जलील करूंगा कि वो जी नहीं पाएंगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। मैं वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं एक धर्म संकट में फंस गई थी। एक तरफ मेरी इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरे पिता की जान। अगर मैं चुप रहती
हूँ तो मेरी आत्मा मर जाएगी और अगर बोलती हूँ तो मेरे पिता। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। सुमित का फ़ोन आया लेकिन मैंने बात नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर मुझे पापा की वो बात याद आई, इज्जत कांच के बर्तन की तरह होती है। अगर मैंने आज अपनी इज्जत खो दी तो पापा वैसे भी जीते जी मर जाएंगे। मुझे लड़ना होगा, लेकिन समझदारी से। अगली सुबह मैंने एक फैसला किया। मैंने अपने मंगेतर सुमित को फ़ोन किया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे डर था कि सुमित शायद रिश्ता तोड़ दे या मेरा यकीन ना करे, लेकिन सुमित ने मेरी बहुत बहुत ध्यान से सुनी। उसका खून खौल उठा। सुमित ने गुस्से से कहा, मीरा तुम डरो मत, उस राक्षस को उसकी औकात हम दिलाएंगे, याद दिलाएंगी। तुम वैसे ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सुमित और मैंने मिलकर एक योजना बनाई। शाम को मैंने जगमोहन अंकल को फ़ोन किया और कहा, अंकल मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कोई देख ना ले। आप फार्म हाउस मत चलिए, आप हमारे घर आ जाइए। आज शाम को माँ और पापा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने वाले हैं, घर पर कोई नहीं होगा। जगमोहन अंकल की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, वाह मीरा, तुमने बहुत सही फैसला लिया। मैं शाम को 6 बजे आ जाऊँगा। मैंने पापा और माँ को झूठ बोलकर मौसी के घर भेज दिया कि वहाँ कोई पूजा है। घर पूरी तरह खाली था। शाम के 6 बजे जगमोहन अंकल आए। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में ले गई। मैंने अपने दुपट्टे के नीचे अपना मोबाइल फ़ोन छुपा रखा था, जिसका कैमरा चालू था और वो सीधा लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। सुमित और उसके 2 पुलिस वाले दोस्त घर के पिछले हिस्से में छुपे हुए थे। जब मोहन अंकल ने आते ही कहा, तो आखिरकार मेरी गुड़िया मान ही गई, आओ मेरे पास। मैंने अपनी जगह खड़ी रही और मैंने कहा, अंकल आपको जरा भी डर नहीं लगता भगवान से? आप मेरे पापा को धोखा दे रहे हैं। जब मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे भगवान और पाप पुण्य तो गरीबों के चोचले हैं मीरा। मेरे पास पैसा है, मैं सब खरीद सकता हूँ। तुम्हारे बाप की जान भी मेरी मुट्ठी में है। अब नखरे मत करो। जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पीछे से जोर से दरवाजा खुला। सुमित और पुलिस वाले अंदर आ गए। जगमोहन अंकल के चेहरे का रंग उड़ गया, वो हक्के बक्के रह गए। सुमित ने आगे बढ़कर जगमोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। वो तमाचा इतना जोरदार था कि जगमोहन अंकल सोफे पर जा गिरे। सुमित ने चिल्लाकर कहा, पैसे का घमंड तुझे इतना अंधा कर गया है कि तुझे रिश्तों की मर्यादा नहीं दिखी? तुझे लगा क्या मीरा अकेली है? जगमोहन अंकल गिड़गिड़ाने लगे, ये सब झूठ है, ये लड़की मुझे फंसा रही है। मैं तो बस तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और उन्हें दिखाया। मैंने कहा, अंकल आपकी हर एक बात, हम एक धमकी, हर एक धमकी इस फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुकी है। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, यह वीडियो सुमित के फ़ोन पर लाइव चल रहा है। दोस्तों, मीरा की इस सूझबूझ के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि बुराई का अंत ऐसे ही होना चाहिए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुलिस इंस्पेक्टर ने जगमोहन अंकल को हथकड़ी पहना दी। इंस्पेक्टर ने कहा, समाज के सफ़ेद पोस्ट भेड़िए तुम जैसे ही होते हैं। शुक्र मनाओ इस बेटी ने समझदारी दिखाई, वरना तुम न जाने और कितनी जिंदगी बर्बाद करते। तभी मुख्य दरवाजे पर आहट हुई। हमने देखा तो पापा और माँ खड़े थे। वो मौसी के घर नहीं गए थे। सुमित ने उन्हें रास्ते से ही वापस बुला लिया था ताकि वो अपनी आंखों से अपने दोस्त की सच्चाई देख सके। पापा दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। जगमोहन अंकल पापा को देखकर रोने लगे। रघुवीर, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। पापा धीरे धीरे चलते हुए जगमोहन के पास आए। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। पापा ने जगमोहन की आंखों में देखते हुए कहा, गलती इंसान से होती है जगमोहन, शैतान से नहीं। तूने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाया, मेरी बीमारी का सौदा किया और मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त माना। पापा ने इंस्पेक्टर के हाथ जोड़कर कहा, साहब इसे ले जाइए और ऐसी धारा लगाइए कि ये पूरी जिंदगी जेल में सड़े। मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई चुका दूंगा, चाहे मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। पुलिस जगमोहन अंकल को घसीटते हुए ले गई। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। पापा सोफे पर बैठ गए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में गिरकर बैठकर रोने लगी। मैंने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे यह सब छुपाया, मुझे लगा आपको कुछ हो जाएगा। पापा ने मुझे उठाया और गले से लगा लिया। वो भी रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा नहीं, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैं इतना सख्त बाप बना रहा कि मेरी बेटी को लगा कि वो अपनी परेशानी मुझसे बांट नहीं सकती। अगर आज सुमित नहीं होता तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। सुमित ने आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। पापा ने सुमित को गले लगा और कहा, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी के लिए सही जीवन साथी हो। तुमने मेरी बेटी की इज्जत ही नहीं, मेरी जान भी बचाई है। कुछ दिनों के बाद हमने अपना पुराना पुश्तैनी घर बेच दिया। उससे पैसे मिले जो हमने जगमोहन, जो अब जेल में था, का एक एक पैसा ब्याज समेत अदालत के जरिए वापस कर दिया और एक छोटे किराए के घर में शिफ्ट हो गए। घर छोटा था जरूर, लेकिन वहाँ सुकून था, वहाँ कोई डर नहीं था। मेरी और सुमित की शादी बहुत ही सादे तरीके से मंदिर में हुई। पापा अब बदल चुके थे। उन्होंने अपनी शक्ति छोड़ दी थी और अब वो मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगे थे। निष्कर्ष और सीख, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय अक्सर हम गलत लोगों के एहसानों तले दब जाते हैं, लेकिन कोई भी एहसान आपके आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। एक बेटियों के लिए अगर कोई भी, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करे या ब्लैकमेल करे तो डरिए मत। चुप रहना अपराधी का हौसला बढ़ाता है, अपनी आवाज़ उठाइए। दूसरा, माता पिता के लिए अपने बच्चों के साथ इतना सख्त मत बनिए कि वो अपनी तकलीफ आपको बताने से डरे। उनके दोस्त बनिए ताकि वो बाहर वालों के चंगुल में फंसने से पहले आपके पास आ सके। आपको मीरा का फैसला कैसा लगा? क्या उसने जगमोहन अंकल को फंसाकर सही किया? अपनी राय कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।